तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो इस बार एग्जाम में आपको 2024 के एग्जाम में जो 2 फरवरी को एग्जाम हुई है उस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और जो सवाल पूछा गया है बहुत ही अच्छा सवाल है। उसका जो टाइप था सवाल पूछने का, जो पैटर्न था, जो लेवल था, बहुत ही अच्छा था। और जो हम सजेशन दिए थे, जो सजेशन हम आपको सजेस्ट किए थे क्वेश्चन को, वो सभी सवाल लगभग सवाल आपका क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन में जो है एग्जाम में लड़ा हुआ है, जिसका वीडियो भी बनाया है कि कितना क्वेश्चन हमारा सजेशन से लड़ा है। तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हैं उन सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप यहां से अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपने कितने सवाल सही बनाए, कितने सवाल गलत बनाए, और कहां पे आपसे चूक हो गई, कौन से सवाल आपके बेस्ट रहे, सभी सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है हमारे पास जो है सेट है वो डी सेट है हमारे पास, ठीक है। सभी का अलग अलग सेट होता है, तो देख लीजिएगा आपका सेट कौन सा है नहीं है, लेकिन आंसर जो भी होगा तो क्वेश्चन तो सबका सेम ही होता है। बस सेट में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को आगे पीछे करके रखा जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको हर सवाल में रहेगा। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है। यहां से सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही देखने वाले हैं और 1 बाय 1 सवाल के सॉल्यूशन को देखेंगे एकदम बढ़िया से रीजन के साथ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर ऐसा क्यों है, नहीं है, सभी सवाल को, ठीक है। तो हम लोग यहां से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से कहानी शुरू हो रहा है कि क्या करना है। 100 सवाल आपको दिए गए थे जिसमें से आपको क्या करना था, 50 सवालों का जवाब देना था। सबसे पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, कितना आसान आसान सवाल आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। सबसे पहला दिया हुआ है क्या है, एक वक्र दिया हुआ है और उसका इक्वेशन ये रहा और x बराबर 0 पर इसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो एक्चुअल में जो प्रवणता होता है ना, बताए थे ये चैप्टर 6 का है, ये चैप्टर 6 का सवाल है। और प्रवणता का मतलब ही होता है dy/ds। किसी भी रेखा की प्रवणता क्या कहलाती है, उसके अवकलज कहलाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा ना उसको आप क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन कर ले और x का मान जो भी है वहां पे रख दीजिए, वही आपका प्रवणता निकलेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां देखिएगा शॉर्ट में हम लोग dy/ds लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 नीचे आता है तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू साइन का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। x का मान अगर आप 0 रखेंगे तो ये तो चला जाएगा 0 में, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से गुना करोगे 3 को तो आंसर कितना होना चाहिए, 3। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर है, ठीक है। पहला सवाल आंसर हो गया 1। दूसरा सवाल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखोगे तो यहां पे क्या है कि एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। और उस वृत्त में क्या पूछ रहा है कि आपकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर और r के सापेक्ष क्या करना है, क्षेत्रफल परिवर्तन ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है। तो ये भी चैप्टर 6 का ही सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सवाल है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि क्षेत्रफल जो निकलना है ना, तो क्षेत्रफल ए हो या एरिया। अब बात करें किसकी, वृत्त की, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष करोगे तो क्या कहलाएगा, dA/dr हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई, और अब आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर। आर को आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। तो आर का मान क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे। आर का मान अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 12 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। उसी तरह से यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखते जाइएगा, फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं हम। दिक्कत कहीं भी होगा तो देखिएगा, बताइएगा, ठीक है। हम यहां से बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, चैप्टर नंबर 13। इसमें आपको कहा गया कि यदि घटनाएं ए और बी जो है वो क्या है, स्वतंत्र है। जब घटनाएं ए बी स्वतंत्र होती है ना, तो उसका इंटरसेक्शन जो होता है उनके प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमको कहा गया कि एक ताश की गड्डी है, या कितना है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक गड्डी से एक पत्ता निकाल रहे हैं और वो कैसा है, बादशाह है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि इसमें ये सब 10वां वाला सवाल है, नॉर्मल सवाल, बेसिक सवाल है, जिसमें हम ये जानते थे कि किसी भी चीज की प्रायिकता निकालनी हो ना, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि जिसकी प्रायिकता निकालना हो उसको, उसकी संख्या को ऊपर रखो और कुल संख्या को क्या करना है, नीचे रख लेना है। तो इसका मतलब अगर हम यह 52 पत्ता देख रहे हैं तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस हो गया हमारे पास 52। और अगर इक्का का बात कर रहे हैं, एक बादशाह की बात कर रहे हैं,
तो बादशाह जो है, बादशाह टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। बादशाह जो होता है टोटल कितने होता है? 4 होते हैं। तो प्रायिकता कितना निकलेगा? ये हो जाएगा 4, बटे में क्या हो जाएगा? 52। 13 से इसको कटा दोगे, 13 52 होता है। आंसर कितना हो जाएगा? 1/13, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सही। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या कहा कि आपको ए की प्रायिकता दी हुई है, बी की प्रायिकता दी हुई है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? ये निकालना है। बेसिक सवाल है, ये भी प्रायिकता का सवाल है, जिसमें हम पढ़ाए थे, जिसमें बताए थे कि किसी भी चीज की प्रायिकता निकालो। इसको पढ़ते हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन ए। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, अंडर कंडीशन ए। तो तरीका क्या होता है कि इसके इंटरसेक्शन को, यानी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन ऊपर रखेंगे, और जो बटे में रहता है ना, उसकी प्रायिकता को हम लोग क्या करते हैं? नीचे में रखते हैं। तो सबका मान आपको दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट सिर्फ करना है। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कितना दिया हुआ, मान कितना दिया है? 1/5 दिया हुआ है। और ए की प्रायिकता कितनी दी हुई है? 1/3 है। तो बटे बटे में है, तो पलट के ऊपर आएगा ना। जैसे ही पलटेगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, 5 हो जाएगा नीचे, यानी आंसर कितना निकलेगा? 3/5। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर कितना? बी। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग ठीक नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, सवाल हमको क्या दिया है कि एक सिक्के को कितनी बार? 10 बार हम उछाल रहे हैं। ठीक है, और ठीक 6 चित्त प्राप्त होने की क्या घटना है? तो 10 बार उछालोगे, 6 आने की प्रायिकता बोलेंगे ना, तो ये फॉर्मूला हो जाता है एनसीआर कंडीशन के ऊपर, और ए पर पावर एन हो जाता है, बी पर पावर यहाँ पे ए हो जाता है, ए पर पावर एन हो जाता है, अभी पर पावर एन माइनस आर हो जाता है। ये कंडीशन है। अब इसके हिसाब से हम बात करेंगे, इसकी किसकी प्रायिकता निकालनी है? चित आने की प्रायिकता। देखो, हमको चित बोले या हेड बोले या टेल बोले, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1/2 होता है। और एन का मान हो गया, 10 बार उछाल रहे हैं, 6 बार हमको चाहिए, तो एनसीआर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10, सी का आर का मतलब कितना हो गया? 6, और ए पर पावर हो जाएगा 6। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा क्या? ये चित नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या कहा कि ए की प्रायिकता आपको दी हुई है, बी की प्रायिकता दी हुई है, यूनियन दिया हुआ है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है। ये सारा सवाल सजेशन में दिए हुए थे कि ये सब फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब एलिमेंट में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसमें हम ये बताए थे कि प्रायिकता अगर हमको निकालनी है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी का, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्लस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस में यहाँ पे क्या करना है? ए यूनियन बी। यूनियन निकालना होगा तो इधर इंटरसेक्शन रख दोगे, इंटरसेक्शन निकालना होगा तो यूनियन रख दोगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या मान दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है कितना? ये रख दिया हम 6/11, प्लस दूसरा कितना दिया है? 5/11, अब माइनस कर देंगे यूनियन का मतलब 7/11। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 + 5 माइनस में कितना? 7। ये 6 5 हो जाएगा 11, 11 में से 7 घटाओगे आंसर कितना निकले? 4, और बटे में कितना बचेगा? 11। तो 4/11, 4/11, ये रहा आपका सवाल, आंसर हो गया 4/11। तो यहां से क्या करना है? 6 5 11, 11 में से 7 घटाओगे आंसर होता है 4, 4/11। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। हमको कहा कि एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल का समीकरण ज्ञात करो। एक्स वाई तल की बात कर रहे हैं, तो एक बात बात कर लो, एक्स वाई तल में जो होता है ना, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल का मान जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तल में देखिएगा, एक्स तल में एक्स का मान 0 नहीं हो सकता है, एक्स वाई तल में वाई का मान 0 नहीं हो सकता है। तो मान किसका 0 होगा? जेड का। तो जेड का मान अगर 0 होता है तो ये भी चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्स वाई तल में जेड का मान 0 होता है, ये हो जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जेड एक्स की दिक् कोष्ठिया निकालना। दिक् कोष्ठिया देखो, जेड एक्स पे अगर हम खड़े हैं तो बाकी एक्सिस का मान क्या हो जाएगा? 0। एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड का मान हो जाएगा। तो जेड का मान कितना हो जाएगा? अगर ये दिया हुआ है तो जेड का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान 0, वाई का मान 0 है, और जेड का मान कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां से 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या कहा कि 2 बिंदु हम आपको दे रहे हैं, उसके बीच की क्या करना है? दूरी निकालना है।
जो 10th में हम लोग सवाल पढ़ते थे ना बाबू, 10th में जो पढ़ते थे वही कहानी अभी भी है। वहां पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, जो फॉर्मूला पढ़ते थे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अभी भी कहानी वही है, बस थोड़ा सा बढ़ गया क्या कि यहाँ पे z हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमको फॉर्मूला मालूम है, हम फॉर्मूला के आधार पर काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, x2 - x1, ये x1 y1 z1 के लिए हो जाएगा और ये x2 y2 z2 के लिए हो जाएगा। 1 - 4 का स्क्वायर कर दोगे प्लस में यहाँ पे -1 - 3 का स्क्वायर कर दोगे, फिर यहाँ पे प्लस में -5 - 7 का स्क्वायर कर दोगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कर लोगे 9 हो जाएगा, ये -4 होने वाला 4 का स्क्वायर कर लोगे 16 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे 7 5 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 10 और जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 + 9 कर देंगे तो 169 हो जाता है, 169। और 16 का 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। और ऑप्शन नंबर ए आपको मिल रहा है कितना, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इंटीग्रेशन है। देखिए इंटीग्रेशन सब सवाल जो है बहुत ही आसान होता है और आसान सवाल पूछा है। x का इंटीग्रेशन, कोई भी फंक्शन है x है तो x पर पावर 1 और जोड़ करके उसी संख्या से भाग देना होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इंटीग्रेशन में ये रहा, देखिए ये पहली बात तो इसमें गुना करके कहां से कहां लेके चला गया, इसमें भी कहां से कहां लेके चल गया। लेकिन अगर यहां से देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन हम नॉर्मल बता देते हैं, आपको भी पता होगा, x² 2 हो जाता है, प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin 2x हो गया, और कोएफिशिएंट से भाग लगता है तो 2 से लग जाएगा भाग, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या, कांस्टेंट प्लस में c लगा करके आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि सर ये सवाल कैसे बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। अब ये सवाल हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें हमको क्या है, एक इक्वेशन बताया कि फंक्शन बताया। इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि अगर आपको फंक्शन इस रूप में दिया जाए कि यहाँ e⁻x है, यहाँ पे कोई फंक्शन है और जस्ट बगल में उसका क्या हो, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स हो, तो अगर इसका ऐसा होता है इसका आंसर डायरेक्ट e⁻x × fx हो जाता है प्लस कांस्टेंट c। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो हमको पता है कि e⁻x दिख रहा है, ये साइन इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x पर, यानी ये इसी रूप का है फॉर्मूला आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो e⁻x हो जाएगा, फंक्शन की जगह तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा प्लस cos c। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये तो होने से रहा, ये तो होगा ही, डिफरेंशिएशन को डाल दिया है, ये cos कहां से ला दिया, यहाँ e⁻x में फंक्शन घटा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा e⁻x इनटू में sin इनवर्स x प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखिए ये दो तरह से बन सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन के आधार पर बना सकते हो या फिर पूर्ण वर्ग के आधार पर बना सकते हो। अब ये सब सवाल में थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगाना पड़ता है, लेकिन लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिएगा हम इसको अगर तोड़ेंगे ना, तो अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन पे आप तोड़ना चाहते हो तो हम जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि x × x + 2 है, तो एक पार्ट जो है वो a के साथ चला जाएगा और सेकेंड वाला पार्ट जो है वो b के साथ चला जाएगा x + 2 के लिए, ठीक है। अब यहां से हमको क्या करना है, a का मान और b का मान निकालते हैं। ये नॉर्मली मेथड बताते हैं, इसका वही तरीका है, लेकिन आप बेसिक समझो, बेसिक समझोगे ना तो सवाल में कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये एलसीएम ले लेते हैं, x + 2 हो गया, कोना कोनी गुना करोगे तो ax + 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे b से गुना होगा x में, ये एलसीएम आपस में कट जाता है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ax से गुना कर रहे हैं ax + 2 × a हो जाएगा, प्लस में कितना bx हो जाएगा। हमारा टारगेट ये होता है कि x वाले टर्म को हम एक जगह रखे, ठीक है। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, x वाले जगह को एक साइड करते हैं, तो यहाँ पे a था, अगर कॉमन कर लिए ना x को तो a मिलेगा प्लस में b मिलेगा, कांस्टेंट के साथ क्या मिलेगा 2 × b मिला, 2 × a मिला था। तो समान करोगे गुणनखंड को बराबर करने पर, बराबर करोगे तो x का कोई टर्म है ही नहीं, तो a + b जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तो 2 × a जो है वो कितना के बराबर, 1 के बराबर, तो a का मान कितना निकलेगा 1/2। यहाँ से आप कह सकते हो कि b का मान जो होगा वो -1/2 के बराबर, मतलब -a के बराबर होगा। तो अगर a का मान 1/2 निकलता है तो b का मान कितना निकलेगा, -1/2 निकलेगा। अब सबको क्या करना है, इंटीग्रेशन करते हो लॉग में चला जाएगा। लॉग में जाने का मतलब क्या हुआ, तो लॉग में जाने का मतलब हो जाएगा कि a का मान 1/2 हो गया और ये लॉग में चला जाएगा x,
अब माइनस ये b का मान 1/2 हो गया, लॉग में चला जाएगा क्या, x + 2 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों लॉग में है तो दोनों एक साथ हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c रखेंगे तो 1/2 हो गया, ये हो जाएगा लॉग। अब माइनस में होता है ना तो फंक्शन ये भाग में आ जाता है। रूल है लॉग का कि अगर m/n होता है ना तो ये क्या हो जाता है, log m माइनस log n में टूटता है तो माइनस में भाग में टूट जाएगा तो x बटे क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c। इस आधार पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हमारे ख्याल से आंसर हो जाएगा बी कि 1/2 आपका बाहर आना चाहिए था, 1/2 आपका बाहर आना चाहिए था। ठीक है, अब इसी का दूसरा तरीका भी है, जैसे अगर आप इसको गुना कर ले तो पूर्ण वर्ग के आधार पर बताते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी, आंसर तो आपको बता दिए कि बी होगा। ठीक है, यहां से अगर आप इसको ऐसे बनाते कि x को x से गुना कर देते x² हो जाता, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाता है, यहाँ पे इंटू में dx हो जाता है, x से गुना कर दिए। अब ये पूर्ण वर्ग का सवाल हो गया, 1/x² को हम समझते हैं a² प्लस में 2 इंटू x हो गया, ये हो गया 2 इंटू a, इंटू में कुछ नहीं तो 1 लगा देते, ये हमारे लिए b कहलाएगा। तो अगला टर्म क्या होता है, b का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर था तो नहीं ना, हम इसको लाए हैं, जोड़ रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, घटाओगे, इंटू में क्या लगा दिए dx। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, इसके आधार पे भी आप तोड़ करके इसको नॉर्मली बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये जो है फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है √a² - x², √a² - x² साइन इनवर्स के टर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला x/2 ज्यों का त्यों होता है, प्लस में a²/2 और यहाँ पे साइन इनवर्स xy प्लस कांस्टेंट c होता है। आंसर हो जाएगा क्या आपका, c। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये आपके प्रायिकता मतलब ये इंटीग्रेशन का सवाल है, जिसमें हम लोग P7 लगाते हैं। P7 क्या था तो एक बार याद दिला देते हैं। P7 में 2 रूल होता है। एक फर्स्ट रूल ये है हमारा कि अगर आपका फंक्शन क्या हो, देखो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। फंक्शन में हम सम और विषम ढूंढते हैं। ऐसे कंडीशन में तब जब यहाँ पे -a से +a होता है, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो हम लोग P7 लगाते हैं। अब P7 का रूल है कि अगर फंक्शन विषम हो जाए यानी -fx के बराबर हो जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर सम फलन आता है तो 2 × 0 से लेकर के a फंक्शन यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। ये रूल है, गुणधर्म है P7 हमारा, प्रॉपर्टी 7। अब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसकी बात की जाए तो साइन की बात कर रहे हैं। अगर साइन x को हम fx मान लिया, फंक्शन मान लिए साइन x हो गया। ठीक है, पावर 7 है, तो अगर हम इस x के जगह पे -x पुट कर दे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया और ये होल के पावर हम क्या कर देते हैं 7। तो माइनस है ना, इसका साइन -x जो होता है वो -sin x के बराबर होता है। पावर 7 की वजह से माइनस रह जाएगा तो माइनस ये साइन कितना कहलाएगा, साइन में पावर 7 कराएगा। तो ये क्या हो गया, -fx के बराबर हुआ, मतलब फंक्शन तो नहीं बदला लेकिन निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो विषम फलन, और अगर विषम फलन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 0, जहां पे आपको दिख रहा होगा आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्लियर है, विषम फलन की वजह से इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये सवाल हम बताए थे कि इसका आंसर π/4 होता है, अगर यहाँ पे π2 होता तो। अब ये क्यों हो रहा है, तो एक हम लोग प्रॉपर्टी पर है P4, जिसमें जानते थे कि अगर 0 से लेकर के a यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो इसको हम ऐसा सजा सकते हैं कि ये 0 से a हो जाए और फंक्शन जहाँ पे x होता है ना उसको a - x लिखा जा सकता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग जब दोनों को जोड़ते थे ना तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है दोनों फंक्शन कट करके खत्म हो जाता था। ये दोनों फंक्शन कट करके खत्म हो जाएगा, और कट करके खत्म हो जाएगा तो मतलब आंसर बचता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x, और x में क्या करते हैं, बस आपका लिमिट लगा दोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये a हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। तो एक बार अपर लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट लगाओगे तो a हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 होगा। और ये दोनों i को आपस में जोड़े थे तो i + i होता है, जिसकी वजह से ये होगा 2 × i बराबर क्या a, तो i का मान कितना निकलेगा, a/2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, a/2 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 17 का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात कर रहे हैं, तो 17 जो है बहुत ही आसान सवाल है। साइन का इंडिकेशन मतलब कॉस का इंडिकेशन होता है साइन, तो ये लगा दिए हम साइन, यहाँ पे हो जाएगा 2x, अगर 2x है तो कोफिशिएंट 2 से लगेगा भाग, और यहाँ लिमिट लगा दिए कहां से, 0 से लेकर के π/2, तो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसको, लिमिट लगाओ, एक बार लगा देंगे साइन अपर लिमिट कितना π/2 लगा दिए, और लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट लगा देंगे कितना 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, अब ये देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा पाई, साइन पाई का मतलब हो जाता है 0, और 0 का मान भी हो जाता है 0, तो फाइनली घुमा फिरा करके पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1। 17 नंबर सवाल हो गया खत्म, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल तरीका से कि cos 2x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos के टर्म में भी जानते हैं, साइन के टर्म में भी जानते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए साइन के टर्म में तो आसान रहेगा कि साइन को पुट कर देंगे तो उसका dt बाहर मौजूद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए बना देते हैं आपको, यहाँ से आपको क्या करना है कि फॉर्मूला पहले लगा देना है। ये हमारा cos x है अपनी जगह पे, यहाँ से 0 से कितना π/6 दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला लगा दिए 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर x होता है, इंटू में लगा दिए dx। अब साइन को पुट करोगे उसका बाहर dt मौजूद है ना, तो ये हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस इसका dt है तो ये हो जाएगा t हमारे लिए, और ये हो जाएगा क्या 2 इंटू साइन का क्यूब था मतलब स्क्वायर था तो एक पावर और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर के π/6। अगर किसी को दिक्कत है इस चीज में कि कहां से क्या हुआ तो हम ये समझा देते हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ पे साइन को पुट करते हैं कि साइन को हम पुट कर दिए किसके रूप में, साइन एक्स को पुट कर दिए टी के रूप में, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x इंटू में लगाएंगे ds बराबर में क्या हो जाएगा dt। तो cos जो है वो बाहर मौजूद है तो ये सब चला जाएगा कहां पे dt में चला जाएगा, इसको t माने हुए हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू टी का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करोगे t हो जाएगा -2 इंटू टी का क्यूब/3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा उल्टे में, प्लस कांस्टेंट सी और डेफिनेट इंटीग्रेशन में t में सी में लगाते कांस्टेंट। अब ये हो जाएगा t को रिप्लेस करोगे वापस से, अब t को रिप्लेस करोगे तो t को रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन जो भी होगा तो यहाँ से लगा सकते हो। अब लिमिट बदल जाता है ऐसे कंडीशन में तो इसके लिए हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे थे, इसीलिए यहाँ से हो जाएगा आपका x का मान, ठीक है। अब यहाँ से आप लिमिट रख दो, अपर लिमिट लगाओगे एक बार, फिर एक बार क्या करोगे लोअर लिमिट लगाओगे, तो ये जो x है उसके जगह पे क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि हम लोग t की जगह पे साइन पुट किए थे, ठीक है। t की जगह क्या पुट किए थे साइन, तो ये हो जाएगा साइन माइनस हो जाएगा 2 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये कहलाएगा साइन π/6 - 2 इंटू ये साइन स्क्वायर π/ कितना हो जाएगा 6/3, ये अपर लिमिट के लिए हुआ। और 0 लिमिट लोअर लिमिट के लिए लगाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है। अब साइन यहाँ पे π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 2, और 1/2 होता है तो ये 3 को बाहर निकाल दो, 1/2 का स्क्वायर करेंगे ना, 30 डिग्री है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, ये वो 2 यहाँ से कट जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस में 1 ये हो जाएगा 3 गुना 2 दूनी 4, ये 2 है ऊपर में, 2 से कटा दिए 2 1/6 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस में 1 कितना 6 एलसीएम लोगे तो 1 हो जाएगा, तो एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, कोना को गुना करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा 2/6, कटा दोगे इसको आंसर कितना निकलेगा 1/3। आंसर कितना निकला 1/3, 1/3, 1/3, आंसर कुछ गड़बड़ बुझा रहा है, 1/3 तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आंसर कुछ गड़बड़ी हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ देख लीजिएगा इसमें कुछ गड़बड़ी हमको बुझा रहा है फॉर्मूला के आधार पे, यहाँ पे हो सकता है कुछ और रख कर बनाया गया हो तो चलेगा, देख लीजिएगा ऐसे हम करके 1/6 हो सकता है, 3/6, 5/6, ये 3 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सम विषम फलन के आधार पे हो जाएगा। सम विषम फलन के आधार पे क्या होगा